हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो जो किंग वर्ड है ना, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, किंग्स के फार्मर के साथ क्या रिलेशंस थे और किस तरीके से टाउन्स एस्टेब्लिश हुए, है ना। तो इसको क्या है, हम अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स भी बोलेंगे। क्या है कि यहाँ पे जो राजे रजवाड़े वगैरह हुए थे, उनका जो उदय हुआ वो कब हुआ, है ना, किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी की कंडीशंस उनकी कैसी हुआ करती थी। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 BC से 600 CE के बीच का है। लगभग 1000-1200 साल के बीच की जो कहानी है हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक तरीके से एंड है ना, हम 1900 के बाद देख सकते हैं। 1900 BC के बाद जो है उसमें लेट हड़प्पन है वो तो रूरल एरिया में मतलब शटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके बाद एक बीच में गैप होने के बाद 1500 BC के आसपास जो है यहाँ पे कुछ लोगों का जो माइग्रेशन स्टार्ट होता है, जिनको हम आर्यंस बोलते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो लोग आते हैं वो आर्यंस जो है ये कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से हमारे देश में माइग्रेट हुए थे। तकरीबन ये मतलब क्या है कि ये कैटल हर्डर्स हुआ करते थे और ये हिंदू कुश माउंटेन के पास से मतलब यहाँ से माइग्रेट हुए थे हमारे देश में। हिंदू कुश माउंटेन जो है ये रेंज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है ये पूरी। तो यहाँ पे जब ये आते हैं तो इंडस वैली और उसके चारों तरफ जो ट्रिब्यूटरीज फैली हुई थी वहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है ना, ये यहाँ पे एक कंपोजिशन करते हैं ऋग्वेदा का। तो ऋग्वेद जो हम वेदों के बारे में बोलते हैं ना अपने हिंदू धर्म में, वेद पुराण जो पढ़ते हैं, तो जो वेदास हैं हमारे यहीं से स्टार्टिंग होती है उनकी। तो वेद जो है हमारे 4 हुआ करते थे। ये ऋग्वेद है, सामवेद है ना, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट सबसे पहला वाला जो है वो ये ऋग्वेद हुआ करता था। इसको कंपोज किया था यहीं पे जो ये लोग रह रहे थे, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो रह रहे थे, तो उन्होंने ही इसको कंपोस्ट किया था, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट स्टार्ट होते हैं हमारे भारत में, और एग्रीकल्चर काफ़ी बड़े लार्ज एरिया में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमारे सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा भारत है ये बहुत आगे तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो अभी तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका ये लेकिन हम यहाँ पे एक नई चीज़ क्या देखेंगे, मेगालिथ्स। यहाँ पे देखिए ये दिस वन, ये मेगालिथ है ना। इसमें क्या है, ये आपके डेक्कन प्लेटू के एरिया के आसपास ना कुछ एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, न्यू मोड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ डेड्स। जैसे लोगों को जब दफन कर दिया जाता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको क्या है इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी किसी पर्सन की डेथ हो गई होगी तो उसको चारों तरफ क्या है, ये पत्थरों से, पत्थर जो ये ऐसे कवर कर दिया है और ऊपर एक सिंगल पीस स्टोन रख दिया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को मेगालिथ्स बोलते हैं। ये जो रिचुअल चला था ये आपके डेक्कन प्लेट्यू में चला था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं बिल्कुल नई थी हमारे भारत के लिए, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो है ये आपका साउथ में पड़ता है, एक तरीके से एमपी से नीचे नीचे का जो एरिया है ना, इसको डेक्कन प्लेट्यू में इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, हमें नई चीज़ देखने को मिलती है कि किस तरीके से लोगों को बरीड किया जाता था। और उनकी जैसे हमने हड़प्पा में क्या देखा था कि उनकी डेड बॉडी के साथ जो है वो पोट्रीज रखी जाती थी, बीड्स रखी जाती थी, है ना, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह रखते थे। लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या रखे जाते थे, आयरन के टूल्स रखे जाते थे और वेपन्स रखे जाते थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो आयरन है, जो आपका लोहा है, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। और जब आर्यंस आए थे तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, यही मेटल्स वहाँ पे उस समय पे पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन आ चुका है। और आयरन का मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये, इससे बहुत अच्छे वेपन्स बनते हैं। तो एक तरीके से हम आर्यंस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फोर्ट डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 6 BC का टाइम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्ली स्टेट्स हैं, एम्पायर्स हैं एंड किंगडम्स हैं, इनका उदय होता है, ये राइज होते हैं। एम्पायर बहुत लार्ज एरिया पे किया जाता है, उसी के अंदर हम जो छोटे छोटे किंगडम्स देख सकते हैं, डायनेस्टीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होने लग जाते हैं, राजा वगैरह जो पोस्ट है ये सब बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। नए टाउन्स मर्ज होने शुरू हो जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब हमारा जो हमारे भारत के अंदर जो एडवांस चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, वो ये थी, ठीक है। हालांकि जो आपका ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो भी काफ़ी एडवांस थी, लेकिन कुछ सालों के गैप के बाद जो है फिर आते हैं आर्यंस, और धीरे धीरे फिर उसके बाद जो यहाँ पे राजा और ये सब जो इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे भारत में, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे।
और हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको कैसे पता लगा इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब हो रहा है? तो ये इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पता लगा। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये एक हार्ड सरफेस है, मतलब कोई दीवार है या मेटल है, तो उस पर क्या है, ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, परमानेंट हो गया, मतलब जो भी ये लोग लिखवा के गए हैं ये परमानेंट हो गया, ये रिकॉर्ड है, इसको हम जो है आज भी देख सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे पाया गया है, ये सांची में पाया गया है। सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी BC के समय की एक शिलालेख है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको कहाँ से सोर्स मिलते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट मिले हैं कुछ, है ना, कॉइन्स मिले हैं और कुछ विजुअल मटेरियल्स मिले। लेकिन इनकी स्टडी के बाद भी ना, मतलब हमारा जो सोर्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमें पूरी एंटायर स्टोरी जो है नहीं पता लग पा रही थी। क्योंकि ये जो अभी देखिए, आप इसको पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ऐसे ही हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उनको भी क्या है ना कि ये स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्या लिख के गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यही सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिंसिप एंड पियदसी। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिप जो है ये एक स्कॉलर रहे हैं, एक्चुअली ये ऑफिसर थे मिंट के, ठीक है। मिंट क्या होता है, जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं, तो वहाँ के ये ऑफिसर थे। इनका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसिप, ठीक है, ये जेम्स प्रिंसिप। और जो यहाँ पे पियदसी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है ना, ये पियदसी बोला गया है अशोका को। तो इन्होंने मतलब किस तरीके से इसकी स्टडी की अशोका के बारे में, है ना, मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे जाना, तो उनको जो अशोका है वो कैसे एक ग्रेट रूलर लगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक टर्म आता है एपिग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी क्या होता है, यहाँ पे देखिए, एपिग्राफी की डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। अब जो ये इंस्क्रिप्शंस लिख के तो चले गए हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में है, अलग अलग लैंग्वेज में है, लेकिन अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इन्हीं की स्टडी के लिए जो है इसको एपिग्राफी टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी स्टडी की गई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब और डीप में कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1830 से ये जो चीज़ें हैं स्टार्ट होती हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बता रहा है वो, हाँ, यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो डेसिफर्ड किया, इन्होंने जो लैंग्वेज को, जो स्क्रिप्ट जो थी, तो यहाँ पे दो स्क्रिप्ट थी, एक थी आपकी ब्राह्मी और दूसरी है आपकी खरोष्टी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसमें जो हमें अक्षर मिल रहे हैं ये क्या है, टूटे फूटे से, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, एक इस तरीके से अक्षर थे, ऐसे ही ये यहाँ पे आपकी खरोष्टी है, ठीक है। तो अब क्या है, ये खरोष्टी जो लैंग्वेज है ये आपकी उर्दू में है ना, अरबिक लैंग्वेज जो है, तो ये जो लैंग्वेजेस निकली है ना, ये खरोष्टी से ही निकली हैं, ठीक है। तो खरोष्टी जो है ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, लेकिन जो ब्राह्मी है वो आपकी नॉर्मल लिखी जाती थी। तो यहाँ पे क्या है, यही चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो किस तरीके से हमारे जो ये ब्राह्मियन खरोष्टी को डेसिफर्ड करते हैं ये जेम्स प्रिंसिप जो होते हैं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट आता है इसके बारे में पढ़ने में कि भाई ऐसी चीज़ों को ज़रूर डिस्कवर करना चाहिए, क्या ये लिखे गए हैं। तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह के द्वारा, कॉइन्स वगैरह, कॉइन्स पे भी ये जो ब्राह्मियन खरोष्टी है ना, इसके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पियदसी जो है इसका मतलब होता है प्लेजेंट टू बीहोल्ड, यानी कोई एक मनमोहक चीज़ जो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, तो उसको पियदसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है ना, राजा को टाइटल दिया करते थे, जो उसकी प्रजा हुआ करती थी, मतलब जिस भी प्रजा को अपना राजा बहुत अच्छा लगता था, तो वो लोग क्या करते थे, अपने राजा को एक टाइटल दे देते। तो ऐसे ही अशोका की जो प्रजा है, तो अशोक को क्या है, एक टाइटल दिया गया था पियदसी का, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं पियदसी के नाम के। तो यहाँ पे देखिए, हम किंग ऑफ अशोका के लिए था, ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं, हमने इनके बारे में मतलब ऐसे नॉर्मली सब जानते ही होंगे। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी बहुत मेंशन किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, क्योंकि अशोका ने क्या किया था ना, अपनी लाइफ का सब कुछ छोड़ छाड़ के कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने, उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, तो वो पूरी तरीके से बुद्धिज़्म में चले गए थे। और उन्होंने क्या है, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करवाया हमारे इंडिया में भी, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में भी, हर जगह। तो इसीलिए क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम इनका जिक्र जो है ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करवाने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन सब चीज़ों से कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमारे स्कॉलर्स को मिल जाती हैं, और वो इसके बारे में पता करते हैं कि क्या जो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो उसमें क्या चीज़ें जो लिख के गए हैं उसके द्वारा, ताकि हम जो अपनी हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन आता है वो है लैंग्वेजेस का। इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे ब्राह्मियन, खरोष्टी, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे सपोज करो ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है,
तो रोमन स्क्रिप्ट का मतलब रोमन में ही इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। मतलब ये जो आपके जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है ना ये रोमन है। तो ऐसे ही रोमन स्क्रिप्ट में जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, ठीक है। आप इसी लैंग्वेज में हिंदी भी लिख सकते हो, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है अगर हम उसको लिखेंगे, जैसे मैंने नाम लिखा तो NAAM, तो वो वर्ड तो क्या है, नाम हिंदी का है, लेकिन उसको लिखा मैंने किस में, इंग्लिश में लिखा। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट और लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो और भी ज़्यादा डायनेस्टीज़ को डिस्कवर करते हैं कि हमारे जो इंडिया में और उसके सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो एक चीज़ और बोलते हैं कि किस तरीके से जो राजाओं की पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, उन्होंने किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट के साथ उसको लिंक किया है, यानी कि राजा का जो प्रभाव होता था वो अपनी प्रजा पे किस प्रकार का होता था, ठीक है। मतलब राजा जो है वो अपना क्या इम्पैक्ट लोगों पे डाल के गया है, तो वो क्या सोशल डेवलपमेंट्स कर रहा है, वो चीज़ भी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो बताए गए हैं, ये मैंने वैसे आपको भी बताए थे कि इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं। ये राइटिंग ऑफ द हार्ड सरफेस होता है, जो कि आपके स्टोन्स पे भी लिखे जाते हैं, मेटल्स पे भी लिखे जाते हैं, पोट्रीज पे भी लिखे जाते हैं। आप इन पे अगर कोई भी चीज़ ऐसे उकेर के लिख दोगे, खुरच के लिख दोगे, तो ये परमानेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड सरफेस है, आप इसको मिटा नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्यों लिख के जाते थे, मतलब क्यों लिखवाते थे इन सब चीज़ों को, ताकि जो उनकी जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं या जो भी उन लोगों ने अचीव किया है अपनी लाइफ में, या जो भी उनके साथ एक्सप्लोटेशन हुआ है, वो ताकि आगे के लोग भी उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज़ बता रहा है कि राजा जो है वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करते थे, क्या उनके साथ एक्सप्लोटेशन भी हुआ है, किस तरीके से जो डोनेशंस हैं वो औरतों के द्वारा, आदमियों के द्वारा जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दिए गए हैं, है ना। तो ये क्या है, परमानेंटली रिकॉर्ड्स बन जाते थे विद द डेट, मतलब डेट के साथ ये इसको इंक्लूड करते थे, ऐसे नहीं है, डेट डालते थे, उसके बाद फिर ये लिखते थे कि इस डेट को ये चीज़ हुई है, ठीक है। पैलियोग्राफी क्या होती है, पैलियोग्राफी यही होता है कि आप जो एंशियंट राइटिंग्स को पढ़ते हो ना उसकी डेट के साथ, तो उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या एक एग्जांपल दे रखा है कि ये कोई एक लेटर है, ठीक है। ये लेटर है, ये कब का है, 250 BC के टाइम का है ये, ठीक है। 250 BC के टाइम का ये लेटर है, और यही जो जैसे उल्टा के बना हुआ है ये, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये क्या है, 500 CE के टाइम पर इसकी जो शेप है वो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो यानी यही जो अक्षर है जो थोड़े से तोड़ मरोड़ के, मतलब थोड़े उल्टे पुल्टे बना के, इनकी ना इसी में ही कई सारी लैंग्वेजेस बन जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट बोलेंगे, लेकिन इसी में कई तरीके के जो आकार बन जाएंगे वो अलग अलग लैंग्वेजेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि जो है ये इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में भी हैं, है ना। प्राकृत है, पाली है, और आपके तमिल है ना, संस्कृत है। तो इन सब में ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। प्राकृत क्या है, प्राकृत भी एक तरीके की लैंग्वेज है, और उसी के अंदर ही उसकी सब लैंग्वेज पाली भी है, मतलब पाली प्राकृत में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो प्राकृत लैंग्वेज जो है ये कौन से रूलर्स ने यूज़ की है, ये अजातशत्रु ने की है, अशोका ने की है। अशोका ने पाली भी यूज़ की है, अपने इंस्क्रिप्शंस को जो है पाली लैंग्वेज में भी लिखवाया है। तो अजातशत्रु कौन थे, ये बिम्बिसार के बेटे थे, और बिम्बिसार जो थे ये हर्यक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक मगधा में सबसे पहली डायनेस्टी जो एस्टैब्लिश हुई थी ना, वो हर्यक डायनेस्टी थी। तो उसी के जो रूलर थे उन्हीं के बेटे थे ये अजातशत्रु, ठीक है। ही वॉज वेरी ब्रेव रूलर, ठीक है, बहुत महान थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आते हैं हमारे अशोका। अशोका के वो तो मोस्टली जानते ही हैं सब लोग, ये आपके मौर्यन एम्पायर के रूलर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ये। तो इन्होंने क्या किया है, प्राकृत टेक्स्ट में अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे पाली में भी लिखवाए हैं। अब ये प्राकृत एंड पाली जो है इसको क्यों ज़्यादा इतना प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे ना, एक्चुअली चक्कर क्या था कि जो तमिल लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, मेनली संस्कृत लैंग्वेज जो है, इसको पढ़ने का जो अधिकार है वो हर एक व्यक्ति को नहीं होता था, मतलब, और इसको लिखने का भी अधिकार सबको नहीं होता था। इसको सिर्फ ब्राह्मण्स लिख सकते थे, क्षत्रिय पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, और ये मतलब ये दो ही ऐसे वर्ग थे जो ऊंचे हाई स्टैंडर्ड पीपल हुआ करते थे ना, वो ही इसको पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, ठीक है। तो जो नॉर्मल औरतें हैं, है ना, और नीचे वर्ग के जो लोग हैं, उनको इसे पढ़ने का, इसकी बुक्स भी छेड़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या बोला, एक इक्वालिटी फैलाने के लिए उन्होंने पाली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, पाली को, और उन्होंने सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शंस और जो टेक्स्ट लिख पाए ना वो पाली में इसलिए लिख पाए ताकि उसको हर एक वर्ग का इंसान जो है उसको पढ़ सके, और हर एक जेंडर, मतलब लेडीज़ जेंट्स सब जो उसको पढ़ सकें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज जो है इसलिए इस समय पे इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई।
उसके बाद आता है हमारे जो इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट हैं, ये एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री को बताने के लिए। लेकिन जो बाकी की जो लैंग्वेजेस थी ना, जो जैसे पाली प्राकृत के अलावा, तमिल संस्कृत के अलावा अगर कोई लैंग्वेज थी तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है राइटिंग्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।